रात के अंधेरे में कार के डैशबोर्ड पर चमकती जीपीएस की वो नीली रेखा, मतलब एक ऐसी रेखा जिस पर आज का आधुनिक इंसान बिना सोचे समझे आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है। बिल्कुल, एकदम आंख मूंद कर। है ना? जब स्क्रीन कहती है लेफ्ट मुड़ें तो इंसान लेफ्ट मुड़ता है। स्क्रीन कहती है कि ये एक छोटा रास्ता है तो इंसान उस पर गाड़ी दौड़ा देता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या हो जब तकनीक की ये नीली रेखा किसी ऐसी जगह ले जाए जहां भौतिक विज्ञान, तर्क या इंसानियत के नियम काम ही ना करते हों। वो एक बहुत ही भयानक स्थिति होगी। हाँ, और आज की हमारी इस गहराई से की गई पड़ताल का विषय बिल्कुल यही है। हम लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसे रास्ते के भयानक दस्तावेजीकरण को डिकोड कर रहे हैं जिसे नक्शे पर ओल्ड हाईवे 27 कहा जाता है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं ना, वो खौफ के मारे इसे काली सड़क कहते हैं। सही बात है, और आज का हमारा मिशन भी यही है, इस बात की गहराई से पड़ताल करना कि कैसे ये सड़क एक जाल का काम करती है और कैसे रात 2 बजे के बाद वहां से गुजरने वालों का मनोविज्ञान पूरी तरह से टूट जाता है। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो दस्तावेज है वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो भी रात 2 बजे के बाद इस रास्ते से गुजरता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। बाप रे, मतलब ये एक अजीब विरोधाभास है ना कि जिस आधुनिक तकनीक ने, यानी हमारे फोन के जीपीएस ने हमें दुनिया से जोड़ा है, वही तकनीक हमें एक प्राचीन और भयानक जाल के सीधे मुंह में भी धकेल सकती है। ये विरोधाभास असल में हमारी एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक कमजोरी को उजागर करता है, जिसे हम मनोवैज्ञानिक कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? हाँ बिल्कुल। देखो, जब हमारे पास एक मशीन होती है जो हमें रास्ता दिखा रही होती ना, तो हमारा दिमाग तर्क करना और आसपास के खतरों को भांपना बंद कर देता है। इंसान तकनीक के इस झूठे नियंत्रण और सुरक्षा के भ्रम में इतना खो जाता है कि वो अपने खुद के अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज कर देता है। अच्छा, मतलब हम अपना दिमाग चलाने ही बंद कर देते हैं। एकदम सही। और ये जो जाल है ना, ये ठीक इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। इस दस्तावेज का सबसे खौफनाक पहलू महज कोई डरावनी घटना नहीं है। ये एक शिकार के दिमाग को तोड़ने की बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को उस रात की घटना से बेहतर शायद ही कोई समझा सके। बिल्कुल, वो 4 दोस्तों वाली घटना। हाँ, दस्तावेजों के अनुसार 4 दोस्त थे, रोहन, अंकित, समीर और विकास। वो रात के करीब 2:10 पर एक पार्टी से लौट रहे थे। तभी उनके नेविगेशन ऐप ने उन्हें एक शॉर्टकट दिखाया। और वही शॉर्टकट ओल्ड हाईवे 27 था। हाँ, और पता है, समीर ने तुरंत चेतावनी भी दी थी कि ये वही कुख्यात काली सड़क है और वहां जाना मतलब खतरे को बुलावा देना है। लेकिन रोहन स्टीयरिंग व्हील पर था, है ना? बिल्कुल। रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे यार, भूत कुछ नहीं होते, और उसने गाड़ी उसी रास्ते पर मोड़ दी। ठीक यहीं पर मुझे एक बात याद आती है। क्या? मतलब ये घटना मुझे उन पुरानी समुद्री कथाओं के सायरन की याद दिलाती है। अच्छा, वो जलपरियों वाली कहानियां? हाँ, जैसे वो सायरन अपनी मीठी आवाज से नाविकों को सम्मोहित करके चट्टानों से टकराने के लिए मजबूर कर देते थे ना, वैसे ही यहाँ एक डिजिटल स्क्रीन का शॉर्टकट इंसान को खतरे की तरफ खींच रहा है। वाकई ये बहुत ही सटीक तुलना है। सुविधा और बस कुछ मिनट बचाने के लालच में स्थानीय चेतावनियों को नजरअंदाज कर देना, ये कितनी बड़ी भूल है। और इस भूल का परिणाम जाल के पहले चरण के रूप में सामने आता है, जिसे हम आइसोलेशन या पूर्ण अलगाव कहते हैं। पूर्ण अलगाव। जैसे ही कार उस सड़क पर आई थी ना। हाँ बिल्कुल, सबसे पहली चीज जो घटी वो थी फोन के नेटवर्क का अचानक गायब हो जाना। इसके तुरंत बाद कार का म्यूजिक सिस्टम ठप पड़ गया। और एसी बंद होने के बावजूद कार के अंदर का तापमान असामान्य रूप से तेजी से गिरने लगा था। और देखो, ये कोई संयोग नहीं था। जब एक आधुनिक इंसान को अचानक बाहरी दुनिया से काट दिया जाता है ना, कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई आवाज नहीं, तो उसका दिमाग उस अचानक पैदा हुए सन्नाटे से घबराने लगता है। और वो गिरता हुआ तापमान, वो शरीर के फाइट और फ्लाइट सिस्टम को सक्रिय कर देता है। जाल असल में ये बता रहा है कि जिन मशीनों पर इंसान को सबसे ज्यादा गर्व था, वो अब बेकार हो चुकी हैं। ये नियंत्रण के भ्रम को तोड़ने की पहली चोट है। अरे बाप रे। और नियंत्रण खोने का ये एहसास तब और भी गहरा हो जाता है जब ये सड़क भौतिक विज्ञान के नियमों से खेलना शुरू करती है। स्पेशल विरूपण वाला हिस्सा। हाँ,
अलगाव स्थापित होने के ठीक बाद हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा दिखता है। वो पूरी तरह स्थिर है। रोहन लगातार हॉर्न बजाता है, लेकिन वो इंसान 1 इंच भी नहीं हिलता। और जब वे गाड़ी को बिल्कुल उसके करीब ले जाते हैं तो वो आदमी हवा में धुएं की तरह उड़कर गायब हो जाता है। यहाँ से जाल ना शिकार के दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा कर रहा है। कॉग्निटिव डिसोनेंस? हाँ, मतलब जब दिमाग कोई ऐसी चीज देखता है जो उसके अब तक के सीखे गए विज्ञान और तर्कों के बिल्कुल खिलाफ हो, तो दिमाग उस जानकारी को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। अच्छा, वो समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, वास्तविकता से संपर्क टूटने की ये बस शुरुआत है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती। कौन सी बात? अगर कोई आधी रात को सुनसान सड़क पर किसी आदमी को ऐसे धुएं में बदलता देखे तो वो तुरंत गाड़ी रिवर्स गियर में डालकर वहां से भागेगा क्यों नहीं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है ना? इंसान की वो स्वाभाविक आत्मरक्षा की प्रवृत्ति कहाँ चली जाती है? इसके बजाय वे आगे बढ़ते हैं। उन्हें लौटना चाहिए था, लेकिन जब इंसान चरम घबराहट में होता है ना, तो उसका तार्किक दिमाग काम करना बंद कर देता है। और जहां तक गाड़ी रिवर्स ना करने की बात है, जाल ने उनके अंदर एक स्थानिक विरूपण यानी स्पेस और टाइम का कंफ्यूजन पैदा कर दिया था। खतरे को देखकर वापस भागने की बजाय वे बस आगे भागने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि उनका दिमाग दिशाओं का अनुमान ही नहीं लगा पा रहा था। एकदम सही, वो सुन्न पड़ चुके थे। और फिर जो होता है वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक है। विकास पीछे मुड़कर देखता है और वही धुएं वाला आदमी अब कार की बैक सीट पर बैठा है। उसका चेहरा खून से सना हुआ है और वो लगातार मुस्कुरा रहा है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस विरूपण का स्तर कितना भयानक है ये अगले ही पल साबित हो जाता है। रोहन डर के मारे कार का एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा देता है। गाड़ी का स्पीडोमीटर 120 दिखा रहा है। इंजन पूरी क्षमता से चीख रहा है, लेकिन बाहर के पेड़ बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं। वो एक ही जगह पर फंस गए थे। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी डरावने सपने में इंसान ट्रेडमिल पर पूरी ताकत से दौड़ रहा हो, सांस फूल रही हो, लेकिन वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। और इसी भागदौड़ के बीच कार के अंदर एक गहरी गूंजती हुई आवाज आती है, अब तुम लोग लौट नहीं सकते। और इंजन हमेशा के लिए बंद हो जाता है। देखो, 120 की स्पीड पर पेड़ों का ना हिलना सिर्फ एक भ्रम नहीं है, ये मनोविज्ञान में सीखी हुई बेबसी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस पैदा करने की एक चाल है। लर्न्ड हेल्पलेसनेस? हाँ, जाल उन्हें ये महसूस करवा रहा है कि उनके भागने का हर प्रयास अब बेकार है। जब इंसान को ये एहसास होता है कि उसकी पूरी ताकत लगाने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो उसका दिमाग अंदर से हार मान लेता है। मतलब जाल ने उन्हें शारीरिक रूप से छूने से पहले ही मानसिक रूप से पंगु बना दिया। बिल्कुल, और ये मानसिक पंगुपन उस भयानक इंसानी गलती की नींव रखता है जिसका जाल को बेसब्री से इंतजार था। दरवाजे वाले हिस्से की बात कर रही है ना? हाँ, जब कार पूरी तरह बंद हो चुकी थी। बाहर घना अंधेरा है और तभी चारों दोस्तों को एहसास होता है कि कार के बाहर दर्जनों लोग आकर खड़े हो गए हैं। उन सबकी आंखें पूरी तरह सफेद हैं। कोई कुछ नहीं बोलता, कोई हमला नहीं करता, बस एकदम घोंटू भयानक सन्नाटा है। और कई बार शोर से ज्यादा सन्नाटा डरावना होता है। ये इंतजार का खौफ है कि अब आगे क्या होगा। वाकई, उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए कार की खिड़की पर एक दस्तक होती है। बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है। उसकी भी आंखें पूरी सफेद हैं और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान है। वो शांत स्वर में कहता है, दरवाजा खोलो, तुम लोग रास्ता भूल गए हो। और इस पूरी घटना का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ यहीं जाता है जब अंकित दरवाजा खोल देता है। हाँ, मतलब अंकित घबराहट ने दरवाजा खोल देता है। ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई इतनी खौफनाक स्थिति में अपने बचाव के इकलौते साधन को खुद कैसे खोल सकता है। ये इंसानी डर का सबसे चरम रूप है। कार ही तो उनका एकमात्र सुरक्षित घेरा थी ना। मुझे तो ये क्लासिक हॉरर साहित्य की वैम्पायर थ्योरी की याद दिलाता है। वैम्पायर थ्योरी? वो कैसे? जैसे कोई भी बुरी शक्ति या वैम्पायर तब तक आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद उसे अंदर आने का निमंत्रण ना दें। बुराई को आप पर हावी होने के लिए आपकी खुद की अनुमति चाहिए होती है। एकदम सटीक विश्लेषण है ये, और यही इस जाल की सबसे बड़ी और असल जीत है। कैसे? देखो, अगर ध्यान दिया जाए तो बाहर दर्जनों लोग खड़े थे। वे चाहते तो एक झटके में खिड़की के शीशे तोड़ सकते थे, है ना? हाँ, वो तो कार को पलट भी सकते थे। बिल्कुल, लेकिन खतरे ने कार को बलपूर्वक नहीं तोड़ा। उसने इंसानी डर, अनिश्चितता और घबराहट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और शिकार से ही दरवाजा खुलवाया। बाप रे!
जब डर अपनी चरम सीमा पर होता है तो इंसान उस तनाव को खत्म करने के लिए किसी भी निर्देश का पालन कर लेता है। अंकित का दरवाजा खोलना शारीरिक हार से कहीं बड़ा प्रतीक है। ये एक पूर्ण मनोवैज्ञानिक आत्मसमर्पण है। मनोवैज्ञानिक आत्मसमर्पण। और इसके बाद जो होता है वो उस सुरक्षित घेरे के दूषित होने का परिणाम है। हाँ, क्योंकि दरवाजा खुलते ही बुजुर्ग कार के अंदर आ जाता है। एक बर्फीली हवा का झोंका अंदर भर जाता है और रोहन की नजर उस बुजुर्ग के पैरों पर पड़ती है। उसके पैर कार के फर्श को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रहा था। बिल्कुल, वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहा था और वो बुजुर्ग अपनी उसी अजीब मुस्कान के साथ कहता है, ये सड़क जिंदा लोगों के लिए नहीं है। मतलब बाहरी खतरा अब अंदर आ चुका है। वो सुरक्षित घेरा हमेशा के लिए टूट चुका है। अब जाल अपना अगला और सबसे क्रूर चरण शुरू करता है। और इसके बाद जो घटता है वो बस एक भयंकर अराजकता है। रोहन कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। पहली बार में इंजन खांस कर रह जाता है। दूसरी बार भी फेल हो जाता है। हाँ, लेकिन तीसरी बार में अचानक इंजन चालू हो जाता है। इस बार जो वो गाड़ी भगाता है तो बाहर पेड़ हिलने लगते हैं। भागने की एक उम्मीद जगती है। लेकिन ये उम्मीद भी सिर्फ एक छलावा है ना। बिल्कुल, शिकार को और ज्यादा तोड़ने का एक तरीका है ये। क्योंकि तभी रियर व्यू मिरर में समीर देखता है कि पीछे बैठे उस बुजुर्ग का चेहरा मोम की तरह पिघल रहा है और उसकी मुस्कान खिंचकर कानों तक पहुंच गई है। ये वो क्षण है जहां जाल शिकार को ये दिखाता है कि उम्मीद करना भी अब उनके नियंत्रण में नहीं है। भागने का भ्रम देकर उसे वापस छीन लेना सीधे तौर पर मार देने से कहीं ज्यादा मानसिक पीड़ा देता है। और तभी इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक पल आता है। विकास का गायब होना। हाँ, अचानक विकास गाड़ी से गायब हो जाता है, बिना किसी चीख या संघर्ष की आवाज के। उसकी सीट पर सिर्फ एक गीला अजीब सा निशान बचा है, जैसे वहां कोई इंसान बैठा ही ना हो। और बुजुर्ग हंसते हुए घोषणा करता है, एक चला गया, अब बाकी 3। इसके तुरंत बाद उनकी गाड़ी के सामने एक विशाल पेड़ गिरता है, एक जोरदार एक्सीडेंट होता है और सब कुछ घने अंधेरे में डूब जाता है। यहाँ ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि जाल का उद्देश्य सिर्फ शिकार करना नहीं है। ये एक के बाद एक को गायब करके बचे हुए लोगों के अंदर मौत का खौफ इस हद तक भर रहा है कि वो किसी भी समझौते के लिए तैयार हो जाए। किसी भी समझौते के लिए। और जब रोहन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को उसी सड़क के बीचों बीच अकेला खड़ा पाता है। कार का कोई नामो निशान नहीं है, उसके दोस्त गायब हैं। और तभी उसे अपने पीछे से एक साथ कई कदमों की आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है और उसके तीनों दोस्त अंकित, समीर और विकास वहां खड़े हैं। लेकिन वे अब पहले जैसे नहीं हैं। नहीं, उनकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं और उनके शरीर किसी पुतले की तरह स्थिर हैं। वे एक साथ एक ही मृत आवाज में बोलते हैं, हम अब यहाँ के हैं। और फिर वो बुजुर्ग आता है। हाँ, वो बुजुर्ग हवा में तैरता हुआ रोहन के सामने आता है और एक अजीबोगरीब सौदा पेश करता है। वो कहता है कि ये सड़क एक जाल है और यहाँ जो भी आता है उसे अपनी जगह भरने के लिए किसी और को सौंपना होता है। एक आखिरी मौका देता है वो रोहन को। बिल्कुल। वो कहता है, अगर तुम किसी और को यहाँ ले आओ तो तुम आजाद हो सकते हो। और रोहन अपने सफेद आंखों वाले दोस्तों को देखकर मुस्कुराता है और इस सौदे के लिए तैयार हो जाता है। इस घटना का ये हिस्सा मानव स्वभाव के सबसे स्याह पक्ष को उजागर करता है। ये सड़क सिर्फ शरीरों को नहीं निगलती, ये इंसानियत को भ्रष्ट करती है। अगर मैं इसे आधुनिक संदर्भ में देखूं ना, तो मुझे तो ये किसी अलौकिक पिरामिड स्कीम की तरह लग रहा है। एक पिरामिड स्कीम? हाँ, मतलब अपनी जान बचाने के लिए, इस जाल से निकलने के लिए आपको नए लोगों को फंसाना होगा, आपको अपनी डाउनलाइन तैयार करनी होगी। अरे बाप रे, ये एनालॉजी तो बहुत ही गहरी है ना? ये इस बात का प्रतीक है कि चरम डर इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकता। इस पिरामिड स्कीम वाली तुलना से एक बहुत ही गहरा दार्शनिक प्रश्न सामने आता है। ये जाल इंसान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी खुद को बचाने की आदिम प्रवृत्ति को एक हथियार में बदल देता है। हर जीव अपनी जान बचाना चाहता है, लेकिन इंसान को जानवर से अलग उसकी नैतिकता और सहानुभूति बनाती है। जब बुजुर्ग ये सौदा पेश करता है तो वो असल में रोहन की नैतिकता को चुनौती दे रहा होता है। और रोहन हार जाता है? बिल्कुल। रोहन का मुस्कुराना और सौदे को स्वीकार करना इस बात का सबूत है कि डर ने उसकी नैतिकता को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को मौत के मुंह में धकेलने को तैयार हो गया। हाँ। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या वो सच में आजाद हो पाया? क्योंकि कहानी के अगले हिस्से में अगली सुबह रोहन उसी कार में
अपने शहर में बिल्कुल सामान्य हालत में मिलता है। जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। वो शहर वापस आता है और अपने अन्य दोस्तों को बताता है कि उसने एक बहुत ही बेहतरीन और आसान शॉर्टकट खोजा है। और कुछ ही दिनों बाद रात के ठीक 2:05 पर वो अपने नए दोस्तों को उसी काली सड़क पर ले आता है। यहाँ समय पर ध्यान देना जरूरी है। 2:05। ये चक्र के दोबारा शुरू होने का संकेत है। अच्छा। हाँ, पिछली बार वे 2:10 पर वहां फंसे थे। इस बार रोहन उन्हें थोड़ा और पहले ले आया है। ये दर्शाता है कि प्रक्रिया अब ज्यादा कुशल हो गई है। अरे बाप रे। और फिर कार में बैठे अपने नए दोस्तों की तरफ देखकर रोहन एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, बस थोड़ा आगे असली रास्ता शुरू होगा। कार जैसे ही उस पुराने हाईवे पर मुड़ती है, रोहन अपनी नजर रियर व्यू मिरर पर डालता है। पीछे की सीट पर वही सफेद आंखों वाला बुजुर्ग मुस्कुराता हुआ बैठा है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जब रोहन शीशे में खुद को देखता है तो उसकी अपनी आंखें भी पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं। और यही इस पूरी पड़ताल का सबसे अहम बिंदु है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब रोहन असल में कभी आजाद हुआ ही नहीं ना। वो बस इस काली सड़क का एक नया कर्मचारी, एक चारा बन गया है जिसका काम नए शिकार खींच कर लाना है। एकदम सही। सफेद आंखों का ये प्रतीकवाद बहुत शक्तिशाली है। हमारी संस्कृतियों में आंखों को आत्मा का झरोखा माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। आंखों का सफेद होना सहानुभूति, इंसानियत और आत्मा के पूरी तरह से खो जाने का प्रतीक है। रोहन ने सोचा कि वो दूसरों की बलि देकर अपनी जान बचा लेगा। लेकिन जाल ने रोहन के अंदर के इंसान को उसी पल मार दिया था जब उसने उस स्वार्थी सौदे को स्वीकार किया। वाकई, जो चीज उस कार को चला रही है वो अब रोहन नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रष्ट खोल है। ये पूरी पड़ताल हमें बहुत ही असहज कर देने वाले विचारों के साथ छोड़ जाती है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे सफर का सार निकालें तो ये सिर्फ किसी काली सड़क की हॉरर कहानी नहीं है। ये तकनीक पर हमारे उस अंधे भरोसे की कहानी है जो हमें चेतावनी देने वाली आवाजों को अनसुना करने पर मजबूर कर देता है। सही बात है। ये उस डर की कहानी है जो हमारे सोचने समझने की क्षमता को पंगु बनाकर हमसे सबसे गलत फैसले करवाता है। जैसे अंकित का वो सुरक्षित कार का दरवाजा खोलना, और अंततः ये खुद को बचाने के लिए दूसरों की बलि चढ़ाने की उस स्वार्थी इंसानी फितरत को उजागर करता है। और देखो, इस घटना की प्रासंगिकता सिर्फ उस हाईवे तक सीमित नहीं है। अगर हम इसे वास्तविक जीवन के नजरिए से देखें ना, तो समाज में भी हम कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं। वो कैसे? जब हम किसी कॉरपोरेट दबाव, किसी सामाजिक संकट या किसी बुरी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तो क्या हम खुद को बचाने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम अपने फायदे के लिए दूसरों को उस दलदल में धकेलते हैं? ये कहानी असल में उस नैतिक पतन का एक रूपक है। बिल्कुल। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपना वो चेहरा देखते हैं जिसे हम हमेशा छिपा कर रखना चाहते हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा सवाल है जो मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा है। कौन सा सवाल? हम ये तो समझ गए कि रोहन ने अपनी इंसानियत का सौदा कर लिया और अब उसकी आंखें सफेद हैं। लेकिन इस बात पर विचार करना भी जरूरी है कि अगर अंत में रोहन की आंखें सफेद हो चुकी थीं, तो क्या गाड़ी चलाने वाला वो शख्स वाकई रोहन ही था? या फिर वो उस काली सड़क का ही कोई अदृश्य हिस्सा था जिसने रोहन की यादों, उसकी आवाज और उसके शरीर को बस एक मुखौटे की तरह पहन लिया था, ताकि वो इंसानों की दुनिया में बेरोक टोक जा सके और नए शिकार ला सके। ये एक बहुत ही डरावना विचार है। शायद कुछ रास्तों का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कुछ रास्ते सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम ये सीख सकें कि किन जगहों से हमेशा दूर रहना है। आज की इस गहराई से की गई पड़ताल में बस इतना ही।